बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है हिस्ट्री टेकिंग के हिस्ट्री जो है वो किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले जो है ना हमने जब रोटेशन पे जाते हैं या वार्ड वगैरह में जाते हैं या ड्यूरिंग दी वाइवा जब हमने देना होता है तो सबसे पहले ग्रीट करना होता है एग्जामिनर को और पेशेंट को भी जो है वो वेलकम करना होता है या फिर जो भी अस्सलाम वालेकुम वगैरह। उसके बाद आपको प्रॉपरली जो है वो ड्रेस अप होना चाहिए कि ऐसे नहीं मुँह उठा के चले जाना। आपका प्रॉपर ओवरऑल पहना हुआ होना चाहिए और आपके पास जो है वो स्टैथ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो होना चाहिए कि आप अपने जो है वो लगें कि आप वाकई जो है वो मेडिकल फील्ड से हो, कोई स्टूडेंट लग रहे हों या डॉक्टर लग रहे हों इस तरह से। और पेशेंट को जब भी अप्रोच करना है उसको राइट साइड से अप्रोच करना है। डेमिनर ऑफ द पेशेंट में ये आता है कि उसको सर से पाँव तक पेशेंट को जो है वो हमने देखना है, ठीक है। इससे ये हमें पता चलेगा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो उसको सांस लेने में मसला हो रहा होगा तो हमें देख के पता चल जाएगा इसको सीवीएस का कोई इशू है या रेस्पिरेटरी का कोई इशू है। फिर इसके लिए और क्या क्या चीज़ें जो है वो ये बेड साइड पे आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री मिलेगी। उसके बाद ये है कि आपने सबसे पहले पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराना है, अपना खुद का तारफ़ कराना है कि मैं कौन हूँ, मैं कोई पेशेंट हूँ, वो हूँ कोई स्टूडेंट हूँ या फिर जो है वो कोई डॉक्टर हूँ, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद जो है वो उसका कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपने उससे पूछना नहीं है सच कि क्या मैं आपकी हिस्ट्री ले लूँ। आपने ये कहना है कि मैंने आपकी बीमारी से मुतालिक कुछ आपसे सवालात पूछने हैं तो मैं पूछ सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वार्ड में हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो पेशेंट जो है वो इरिटेट होता है इन सब चीज़ों से, बार बार थक जाता है वो दे के। उसके बाद जो है वो पेशेंट का आपने लेना है, उसका इंटरव्यू लेना है, उससे क्वेश्चन पूछने हैं, उसका नाम पूछना है। नाम पूछने का ये फ़ायदा होता है कि ना आपके पास डिफरेंट पेशेंट होते हैं, उनका जब आप पूरा अगर तो एक बंदी है वो मैरिड है तो आपने उसके हस्बैंड का नाम पूछ लेना, अगर अनमैरिड है तो आपने उसके जो है वो फादर का नाम पूछ लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि वार्ड में हमारे पास जो है वो एक ही नाम के बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो डिफरेंट इश्यूज़ होती हैं डिफरेंट पेशेंट्स के साथ, तो हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में जो है वो आसानी रहती है। उसके बाद उसकी एज पूछनी है क्योंकि जो है वो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं वो एज के अकॉर्डिंग ना वेरी करती है। कुछ ऐसे मतलब अगर कोई आपके पास ये इस चीज़ की कंप्लेन लेके आ रहा है कि उसको ना जब वो पखाना करता है तो उसको उसके साथ ना खून आता है, ठीक है। तो अगर तो 10 साल का बच्चा आ रहा है तो उसको तो आप नहीं कहोगे ना कि इसको कैंसर है, रेक्टल कैंसर जो होता है। लेकिन अगर जो है वो 50+ का बंदा है उसके अंदर जो है वो ज्यूम किया जा सकता है क्योंकि ये एज टू एज डिपेंड करता है, वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जेंडर वाइज कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो मेल के अंदर ज़्यादा होती हैं, कुछ फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। जो मैरिटल स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ डिजीज़ अनमैरिड जो है वो फीमेल्स उनके अंदर ज़्यादा होती हैं, कुछ मैरिड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद रिलीजन वाइज के इस्लाम मज़हब इस्लाम और जो है वो दूसरे गैर मज़हब लोग होते हैं उनके अंदर जो है वो खाने पीने के रेफरेंस से कुछ वेजिटेरियन पीपल होते हैं, कुछ नॉन वेज नहीं खाते, कुछ खाते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो डिजीज़ वेरी कर सकती हैं, एनीमिक हो सकते हैं जो लोग नहीं वो नॉन वेज यूज़ करते। उसके बाद ऑक्यूपेशन वाइज के डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं, आपके काम के अकॉर्डिंग भी आपकी डिज़ीज़ जो है वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके बाद कि आप कब जो है वो आपका एडमिशन हुआ था, आपने कब जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे, उस दिन डेट क्या थी, वो मोड ऑफ़ एडमिशन कि आप कैसे आए थे, इमरजेंसी से आए थे या ओपीडी से डायरेक्ट आ गए थे। ये चीज़ें आपने उनसे पूछनी है। आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी तो आप डायग्नोसिस बहुत अच्छी 80% आपकी डायग्नोसिस जो है वो अच्छी हिस्ट्री से ही हो जाएगी, इसलिए हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से करना। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है वो हमारी चीफ कंप्लेंट्स होती हैं। आपने पूछना होता है कि पेशेंट आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाएगा कि मुझे ये मसला भी है, मुझे ये मसला भी है। आपने पूछना है कि आप किस मसले के साथ जो है वो हॉस्पिटल में आए हो। कहता है कि मुझे खांसी भी है, बुखार भी है और साथ मुझे जोड़ों में भी दर्द है। आपने कहना है कि आप इस टाइम जब हॉस्पिटल में हमारे पास आए हो, हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ, कि ऐसा क्या मसला हो गया कि आपने सोचा कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके लिए 6 इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपको अच्छी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो उसको फाइंड आउट करने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो शुड बी प्रॉब्लम दैट ब्रॉट पेशेंट टू द हॉस्पिटल, के कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर जो है वो उसके आने का सबब बना। कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ नहीं करनी,
पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उनको कुछ जो है वो मतलब कुछ समझ आ जाए मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो वो कहते हैं कि जी मुझे इंडाइजेशन हो रही है। अब ये तो नहीं पता होगा कि इंडाइजेशन में उसको क्या हो रहा है, उसको नोज़िया हो रहा है या उसको किसी स्पेसिफिक पार्ट में पेन हो रहा है। तो आप इंडाइजेशन को कैसे जो है वो एक्सप्लेन करोगे? तो आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। शुड भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के बिल्कुल क्लियर आपकी ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जो वाकई में समझ में आ रही हो, ठीक है। आपने ये अगर पेशेंट ने बताया कि मेरे पेन हो रहा है, अब आपने ये ऐसे कोई समझ नहीं आ रही ना पेन कहाँ पे हो रहा है, आपने कहना है कहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, किस साइड पे पेन हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने वैसे ही पेशेंट की ज़ुबान में ही सारा लिखना है, खुद से नहीं कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी, पेशेंट की ज़ुबान में लिखना है। उसकी अपनी ही ज़ुबान ये भी देखना है कि पेशेंट को कौन सी ज़ुबान समझ में आ रही है, उसी ज़ुबान में उससे आपने गुफ्तगू करनी है, ठीक है। उसके बाद इफ़ मोर देन वन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, अगर एक से ज़्यादा कंप्लेन है पेशेंट की तो आपने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेना है। अगर उसको लेट सपोज़ कि उसको फ़ीवर भी है, कफ भी है और उसको उसके साथ वॉमिटिंग भी है, आप आपने पूछना सबसे पहले क्या हुआ था। अगर कहता है फ़ीवर हुआ था तो आपने फ़ीवर को सबसे ऊपर लिखना है, ठीक है। जो सबसे पहले जो है वो कंप्लेन हुई होगी उसको सबसे ऊपर लिखना है, और जब सबसे लास्ट पे होगी ना उसको सबसे नीचे लिखना है। ड्यूरेशन पूछनी है, कब हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था, कितने दिनों से, ये चीज़ आपने पूछनी है। नेक्स्ट उसके बाद हमने हिस्ट्री लेनी है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की भी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। और आपने इलेबोरेट करना है हर एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को पेशेंट के वर्ड्स में। उसके बाद जो है वो आपने पेन हर एक मतलब पेन की अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो ना तो आपने कहना है कि पेन की साइट कौन सी है, किस जगह पर पेन होता है, कितनी क्या ड्यूरेशन है पेन की, कितने टाइम के लिए होता है, किस टाइम ज़्यादा होता है, दिन के वक्त ज़्यादा होता है, रात के वक्त ज़्यादा होता है, उसकी प्रोग्रेशन कैसी है, मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है, ग्रेजुअल होता है या सडन पेन एकदम से अचानक से उठता है, अगर तो वो एक्यूट पेन को इंडिकेट करेगा। अगर जो है वो थोड़ा थोड़ा होता रहता है और बहुत टाइम से हो रहा है तो वो क्रोनिक किसी डिजीज़ को इंडिकेट करेगा। उसके बाद सेवेरिटी के बहुत माइल्ड पेन होता है, मॉडरेट होता है या स्वेयर पेन होता है। उसके बाद रेडिएशन के आए कि वो एक ही जगह पर रहता है या फिर रेडिएट करता है। जैसे कि उसकी एक डिज़ीज़ होती है हमारी इन्फ्लेमेशन, जब उसके अंदर हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि हमारे राइट जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन होती है और वो पेन जो है वो बैक साइड पे रेडिएट करती है, और शोल्डर की टिप पे भी पेन हो रही होती है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि पेन हमारी जो है वो एक जगह पे नहीं रहती है, वहाँ से जो है वो पेन शिफ्ट करती है, तो पेन जो है वो रेफ़र कर रही है, बैक साइड पे भी जा रही है। वही चीज़ें इसमें आ जाएगी। शिफ्टिंग में रेफ़र पेन है, रेफर्ड पेन, शिफ्टिंग पेन। पीरियोडिसिटी जो है वो किस टाइप की पेन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टैबिंग होती है, थ्रिलिंग होती है कि आपको कैसा, आप सोते हुए हों तो आप उठ जाती हैं, इतनी स्वेयर पेन होती है। और उसके बाद जो है वो एग्रावेटिंग फैक्टर कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी पेन बढ़ती है, खाना खाने की वजह से या सोने की वजह से लेटे लेटे बढ़ जाती है। करैक्टर ये है कि पेन किस किस्म की, कैसी, कितनी स्वेरिटी है, उसकी एसोसिएटेड सिम्टम्स, उसके साथ और क्या क्या होता है, वॉमिटिंग, नोज़िया वगैरह तो नहीं होना शुरू हो जाता है जब ये पेन होती है, इतनी ज़्यादा स्वेयर होती है। इसके लिए हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं ओडिपारा के। ऑनसेट इसका क्या, ड्यूरेशन क्या थी, कौन से इसके प्रोग्रेसिंग फैक्टर थे, एग्रावेटिंग फैक्टर कौन से थे, कौन सी चीज़ें इसको बढ़ा रही थी, रिलीविंग फैक्टर कौन से थे, आप ऐसा क्या करते थे कि वो आपकी जो है वो कम हो जाते थे, इसके इससे एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन सी थी। वॉमिटिंग की हिस्ट्री अगर लेंगे तो उसमें ये होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछेंगे कि वोमिटिंग आपको किस तरह से आती है, प्रोजेक्टाइल एकदम अचानक से आती है या नॉन प्रोजेक्टाइल होती है, एक जो है वो कितने टाइम के लिए होती है, अगर होती है तो ठीक है। उसका टाइम ऑफ डे व्हेन वॉमिट, दिन के किस हिस्से में आपको वॉमिटिंग होती है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि आपने क्वांटिटी को इस तरह से कि कितनी होती है, एक कप जो है वो अगर एज्यूम करें तो वो भर जाता है, इतनी ज़्यादा होती है। उसका स्मेल कैसी होती है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है या किस तरह से होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है। और प्रिसीडेड बाय एनी सिम्टम्स, नाउजिया, हेडेक, वो अचानक से एकदम से बस हो जाती है या उससे पहले नाउजिया हो रहा होता है, हेडेक होता है और फिर उसके बाद जो है वो वॉमिटिंग होती है। उसके बाद सिस्टमिक इंक्वायरी जब करेंगे तो सीएनएस की हर सिस्टम की अलग-अलग से जो है वो सिम्टम्स पूछनी है। क्या आपको ब्लैकआउट्स, मतलब कि आँखों के आगे कहीं वो अंधेरा तो नहीं छा जाता, सर में दर्द तो नहीं बहुत ज़्यादा होती, ट्रेमर या फिर फिट्स, वर्टिगो, चक्कर वगैरह तो नहीं आते। उसके बाद सीवीएस की जब लेंगे तो कहना है कि कोई चेस्ट में किसी किस्म का पेन तो नहीं है, कोई पाल्पिटेशंस तो नहीं है, एकदम से दिल की धड़कन तो नहीं तेज़ हो जाती, डिस्मिया तो नहीं है। डिस्मिया को आपने पेशेंट जिस ज़ुबान में बताएगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो आपने वैसे ही उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में लिख देना है, जिस तरह से उसने बताया आपको वैसे लिख देना, डिस्मिया नहीं लिखना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से अवॉइड करना है। जीआईटी की हिस्ट्री जब लेंगे उसमें जो है वो नोज़िया का पूछना है, वॉमिटिंग का पूछना है कि दिल ख़राब तो नहीं होता या कोई वॉमिटिंग तो नहीं होती, वेट लॉस तो नहीं हो रहा, डायरिया तो नहीं रहता या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती, अब्डोमिनल पेन तो नहीं है,
कोई रिगर्जिटेशन तो नहीं है। रेस्पिरेटरी की हिस्ट्री लेंगे तो उसमें कफ का पूछेंगे कि कफ होती है, डिस्मिया होता है, या चेस्ट पेन है कोई, या हिमोप्टेसिस है, मतलब कि स्पूटम के साथ जब आप कफ अप करते हो तो उसके साथ कोई ब्लड तो नहीं आता। और यूरिनरी सिस्टम में ये पूछेंगे कि मतलब यूरिन ठीक आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, कौन सा कलर होता है, बर्निंग सेंसेशन तो नहीं होती ड्यूरिंग द मिक्सचरेशन के जब यूरिन पास कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कोई जलन वगैरह तो नहीं होती, हिमाचोरिया कोई ब्लड तो नहीं आता यूरिन के साथ, या पोलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन तो नहीं आता, या डिसयूरिया तो नहीं है, पेनफुल तो नहीं है यूरिनेशन। जेनिटल सिस्टम, मेंस्ट्रुअल फीमेल जो है वो उसकी जब हिस्ट्री लेंगे तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड पूछेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछेंगे कि वो बिल्कुल पीरियड जो है वो अपने टाइम पे आ रहे हैं या इरेगुलर तो नहीं होते। अगर मैरिड है फीमेल तो उससे पूछेंगे कि डिलीवरीज़ की हिस्ट्री लेंगे कि आपकी डिलीवरी जो है वो कोई सिजेरियन वगैरह तो नहीं हुआ। और इसके अलावा पोस्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री के मतलब कि इससे पहले तो कभी आपको कोई बीमारी नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो उसका क्या ट्रीटमेंट लिया था, उसकी आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं आपकी माजी में हुई, अगर हुई थी तो किस चीज़ की हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, ये चीज़ें। ड्रग हिस्ट्री का पूछ लेना है कि आप कोई किसी किस्म का कोई नशा तो नहीं यूज़ करते, कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते, कोई अल्कोहल वगैरह तो यूज़ नहीं करते। उसके बाद जो है वो फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना है, आपके ख़ानदान के अंदर जो है वो किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब जो आपके साथ इश्यूज़ हैं ये पहले तो किसी को नहीं हो चुके, या आपके ख़ानदान में आपके बहन भाइयों में पेरेंट्स में किसी को कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, या फिर इससे पहले ऐसा हो चुका हो कि कोई जो है वो आपका जानी नुकसान हुआ हो किसी बीमारी की वजह से, माजी में किसी को कोई बीमारी रह चुकी हो और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, वैसा कुछ तो नहीं हुआ। पर्सनल हिस्ट्री और डाइट की हिस्ट्री के पर्सनल हिस्ट्री उनकी पूछनी है, ठीक है। उसके बाद उसकी डाइट के आप क्या चीज़ें यूज़ करते हो, कैसा जो है वो खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है वो कोई किसी किस्म का नशा वगैरह तो नहीं करते, किसी किस्म की गलत जो है वो नहीं है, हैबिट तो नहीं है आपकी। और उसके बाद एलर्जी की हिस्ट्री पूछनी है कि किसी चीज़ से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई मिट्टी से या जानवरों से या किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी आपने जो है वो ब्लड तो नहीं कोई ऐसा मसला तो पेश नहीं आया कि आपको ब्लड जो है वो किसी से लेना पड़ा हो या इस तरह सा। उसके बाद जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका जानने की कोशिश करनी है कि मतलब कि आप ग्रेजुएट हो, किस तरह का काम करते हो, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री तो हमने पीछे भी पूछनी है, लेकिन उसके काम के बारे में पूछने कि कब से कर रहे हो, कितना टाइम हो गया है, तब ये बीमारी थी या नहीं थी। फिर उसके बाद हमने उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी पूछनी होती है, ये हमारी मैम ने हमें बताई थी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी पूछनी होती है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग हिस्ट्री में कि इन दिनों कभी आप मतलब कि जिन दिनों में आपने ये बीमारी महसूस करें उन दिनों में कभी आप जो है वो आउट ऑफ कंट्री तो नहीं गए आप, क्योंकि डिफरेंट एरिया वाइज भी होता है कि उस एरिया में वो बीमारी उन दिनों फैली भी होती है। फिर उसके बाद जो है वो हमने उससे वैक्सीनेशन हिस्ट्री पूछनी है कि आपने वो लाइक कोविड बहुत ज़्यादा था पिछले दिनों, तो आपने वैक्सीनेशन कराई है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये हिस्ट्री टेकिंग थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। इसमें हमने हिस्ट्री की सबसे पहले जो है वो उसका जो है वो बायोडाटा लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फिर उसके बाद हर एक सिस्टम की अलग से लेनी है, और जो उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो कहेगा उसकी हिस्ट्री लेनी है। लाइक अगर उसने कहा कि मुझे पेन है और वॉमिटिंग हो रही है तो इनकी हमने ये दो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी, और इन कंप्लेंट्स की हमने जो है वो फर्दर हिस्ट्री। अगर वो कहेगा कि मुझे फ़ीवर है तो फ़ीवर के अकॉर्डिंग हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि कब हुआ था फ़ीवर, कितना रहता है फ़ीवर, किस टाइम पे होता है फ़ीवर, और जो है वो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि वो फ़ीवर अगर कहता है कि मुझे शाम के वक्त होता है तो शाम के वक्त हमें पता है कि ज़्यादातर मलेरिया होता है, या फिर वो होता है ट्यूबरक्लोसिस के केस में जो है वो शाम के वक्त थोड़े टाइम के लिए कुछ घंटों के लिए फ़ीवर हो जाता है। अगर वो कहेगा कि मुझे कंटिन्यूसली फ़ीवर रहता है और बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर रहता है, कभी भी अपने जो है वो बेस लाइन को टच नहीं करता, तो हमें पता चल जाएगा ये तो टाइफाइड फ़ीवर है, ये इस तरह से। फिर उसके बाद अगर कोई स्पूटम आ रहा है किसी को कफ के साथ, हम पूछेंगे कि किस कलर का स्पूटम आ रहा है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है, हिमोप्टेसिस हो रही है, कितना ब्लड आ रहा है, मिक्स तो नहीं हो रहा उसके साथ स्पूटम के साथ, या सेपरेट है, किस तरीके से है, वॉमिटिंग की भी उस तरह से कितनी हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, उसके साथ कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, इस तरीके से पूछनी है उससे। थैंक यू।